वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया की कोशिश जो घटक दलों को एक मंच पर लाने के साथ साथ सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाने की है, लेकिन उसके सामने रह रहकर अड़चने भी आ रही हैं। एक तरफ बसपा के इंडिया से जुड़ने की कोशिश पर फिलहाल विराम लग गया, वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभावशाली युवा नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच इंडिया गठबंधन एनडीए को पराजित करने के लिए अपनी दिशा तलाश रहा है, जमीन तलाश रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिलिंद जो है वो शिवसेना के हो गए? और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ मधुकर मुसले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अक्षय जैन जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अभिजीत बोराटे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, शिंदे गुट से हैं। और हमारे साथ रितेंद्र माथुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अक्षय जैन जी, आखिर कांग्रेस में जो युवा पीढ़ी है, जिसे सेकंड लाइन कहा गया था कि ये नेताओं की एक सेकंड लाइन है, और वास्तव में वो लगातार बड़े चेहरे थे, ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश हो या वो बिहार हो या वो राजस्थान हो, जहां भी देखो आपके यहां से लोग जाते नजर आते हैं? संजय जी, नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपका जो पहले आपने जो शब्द यूज किया कि कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का है, ये ऐसी बात नहीं है। 27 साल की उम्र में जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, 33 साल की उम्र में उनको केंद्र में मंत्री बनाया, तो ऐसा ये सब कुछ देने के बाद पिछले 10 सालों से जो आपने देखा होगा, मिलिंद देवरा जी कहीं भी ग्राउंड पे नहीं थे। यानी आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता किसी को भी उनसे समय भी, यानी हम लोगों ने मांगा होगा तो हमें समय भी नहीं मिला होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं, आने वाले समय में युवाओं को और नया मौका मिलेगा। हमें बहुत सारे नेताओं की लाइन है हमारे पास, नए कार्यकर्ता है, युवा है, सभी को मौका मिलेगा। पर नहीं अक्षय जी, आपको लगा कि मतलब कांग्रेस नाराज थी उनसे या वो कांग्रेस से नाराज थे? नाराजगी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो टिकट का महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का, सो उसके अंदर जो टिकट के बंटवारे की जो जगह की जो सीट की बात चल रही है, उसके अंदर साउथ बॉम्बे की ये जो जगह पे क्लेम करना चाहते थे मिलिंद देवरा जी, जो पिछले 10 साल से वहां कहीं भी एक्टिव नहीं थे, वो शिंदे गढ़ के पास, शिवसेना के पास जाने वाली थी इनकी ओर से, और हमारे पास जो है वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पास जाने वाली थी। तो अभी फिलहाल में पार्टी का सबसे मुख्य उद्देश्य हुआ है बीजेपी को हराना। सो हमारे यहाँ पे लोकसभा टिकट नहीं मिला तो आपने ग्राउंड पे काम करना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा एक कार्यकर्ता का ये होना चाहिए। लेकिन ये पहले से ही इनको नेता बन गए थे हमारे, सो बस। पर अक्षय जी, आप ये कह रहे हैं कि सीट जा रही थी, मतलब क्या सीटों का बंटवारा हो गया महाराष्ट्र में और उनको ये पता लग गया कि आपको सीट नहीं मिल रही? आप एक तरीके से आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि कांग्रेस के जो वर्कर थे वो कहीं ना कहीं मिलिंद देवड़ा जी से नाराज थे, आपका कहना ये है? वर्कर तो बिल्कुल नाराज ही थे। आप देखिए, कल जब उनका सीएम साहब के साथ जो प्रवेश उन्होंने लिया है, उनके साथ एक भी पार्षद नहीं गया है, ना कोई एमएलए, तो बहुत दूर की बात है, कोई पार्षद, एक्स पार्षद भी नहीं गया हुआ है। इस पे से आप समझ सकते हो कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो वही है। सिर्फ मिलिंद देवरा जी इंडिविजुअल जो है वो उनके साथ, जो उनके कोई बिजनेसमैन फ्रेंड्स होंगे उनके साथ वो गए हुए हैं। पर अक्षय जी, आपको नहीं लगता कि अगर एक चेहरा था मिलिंद देवड़ा, फिर भी महाराष्ट्र के अंदर एक चेहरा था, और उनके जो पिताजी थे वो तो बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें असर पड़ेगा? अभी आप मीडिया में पिछले 10 सालों में यदि देखो कि जैसे हमारे नेता महाराष्ट्र में बाला साहेब थोरात जी हो, नाना पटोले जी हो, वर्षा गायकवाड़ जी हो, भाई जगताप जी हो, ग्राउंड पे आप उनको कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एक्टिविटी या प्रोग्राम में देखते रहोगे, संगठन के लिए, पार्टी के लिए या राज्य के लिए। बट मिलिंद देवरा जी को पिछले 10 सालों में आपने मीडिया में, न्यूज, अपने नेटवर्क 10 में आपने कितने बार दिखाई, मुझे बताइए। अभी चलो ठीक है, आपने प्रभु श्री राम जी को थोड़ा शांति मिल गया होगा, आपने थोड़ा उनको आराम दे दिया है कि मीडिया में जो पिछले कुछ दिनों से सिर्फ प्रभु श्री राम जी की चर्चा हो रही है। और यहाँ पे जो है आपने अभी 2 दिन कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जो कल होने वाली है, कल हो गई, और उसको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो अलाइन पार्टीज है, उनका ये मुद्दा है। चलिए, अभिजीत बोराटे जी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने केवल यात्रा डिस्टर्ब करने के लिए आपने एक युवा तोड़ लिया उनका। अभिजीत जी वो कह रहे हैं लेकिन उस युवा के पास कुछ नहीं है, एक एक्स पार्षद भी साथ में नहीं गया। कांग्रेस ने आत्मपरीक्षण करना चाहिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उनके जो भी पुराने साथी है, ताकतवर साथी है, वो पार्टी छोड़ रहे। पिछले 70 साल की जो कांग्रेस की राजनीति जो हो चुकी है, अभी वो पूरा पास्ट हो गया। अभी मेरे दोस्त अक्षय जी बोल रहे थे कि मिलिंद देवरा पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से पार्टी में सक्रिय नहीं है, मुंबई में काम नहीं कर रही है।
उनको एक बात मुझे पूछनी थी कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 27 की उम्र में उनको तो सांसद बना दिए, कुछ तो 33 उम्र में तो उनको केंद्रीय मंत्री बना दिए। आप बोल रहे कि वो पार्टी के ताकतवर नेता नहीं है या पार्टी में काम कर रही है। अगर कांग्रेस का हाईकमांड अगर उनको 27 साल में अगर सांसद पद दे रहा है तो आपने सोचना चाहिए कि कांग्रेस अभी क्या कर रही है। रही बात ये, और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में मिशन 48 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे सीएम एकनाथ भाई शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजित दादा है, इनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में जो भी 48 सांसद है उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि कम से कम लगभग 45 सांसद हमारे चुन के आने वाले हैं। तो सबको मालूम है कि अगर इस महायुति के साथ अगर आप नहीं आ रहे तो आपका पराजय बिल्कुल निश्चित है। तो मैं कांग्रेस से नहीं, बाकी के जो भी राष्ट्र में जो भी विपक्षी दल है वो पूरे बीजेपी साथ या हमारे महायुति के साथ आने वाले हैं। अभिजीत जी ये तो कह रहे हैं कि आपने तोड़ा है उनको, कि उनकी यात्रा डिस्टर्ब हो जाए। एक तरफ जो ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उनका कोई वजूद नहीं है। दोनों चीजें हैं, देखिए, यात्रा डिस्टर्ब हो जाए और वजूद नहीं है। नहीं, यात्रा की बात है, एक्चुअली यात्रा की बात ही नहीं है। हाँ। राहुल जी गांधी पूरे देश में और 20 साल भी अगर यात्रा निकालेंगे ना तो भी कांग्रेस अभी सत्ता पे आने वाले नहीं है। देश के लोगों का भी पूरी जानकारी हो रही है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है और पिछले 10 साल में बीजेपी ने क्या किया है, महायुति के गठबंधन ने क्या किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मिलिंद देवरा हमारे साथ आए हैं, वो अभी तो चुनाव लड़ेंगे मिलिंद जी साउथ मुंबई से? नहीं, अभी नहीं, ये तो बात हमारे जो नेता है मुख्यमंत्री शिंदे साहब है वो डिसाइड करेंगे। हाँ। उनको सांसद बनाना है, अक्षय जी कह रहे हैं कि यहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा था, आपके यहाँ टिकट मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात मुझे सर जी कि अभी महाविकास आघाड़ी में भी जो भी सीटों का बंटवारा है अभी तक हुआ नहीं है। हमारे महायुति में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। तो मिलिंद जी को कैसे पता चला कि अरे मुझे टिकट नहीं मिलने वाले, और कांग्रेस को नेताओं को क्या मालूम है कि उनको टिकट देने वाले नहीं देने वाले। बात सीधी और साफ है कि नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री ने और जो भी डीसीएम है हमारे महाराष्ट्र के लिए जिन्होंने जो काम किया है वो काम के मुताबिक विपक्ष दल का एक भी सांसद चुन के आने वाला नहीं है। ये सीधी बात है। मुंबई के लिए जो भी काम किया है लगभग 17,200 कोटी रुपए का तो रास्तों के लिए काम किया है। हवा का रुख देखकर मिलिंद जी उधर गए हैं, ये एक लाइन में ऐसे ही कहेंगे इसे। बिल्कुल देश पूरा मोदी जी के साथ है। हाँ। तो बाकी के नेता तो आना ही आना है। बाकी के नेता तो आना ही आना है हमारे साथ। बिल्कुल। मधुकर मुसले जी भी हैं। मधुकर जी, कांग्रेस कह रही है कि आप यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप लोगों को तुड़वाते हैं। उसके अलावा उनकी न्यायिक यात्रा चल रही है। महाराष्ट्र में जो गठबंधन है उनका वो वहां मजबूत है, तो इसलिए उसे डिस्टर्ब करने की भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई कोशिश करती रहती है। जी, ऐसा है। आज पूरा देश माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नाम पे, काम पे विश्वास करता है, और जनता, युवक हो या आम आदमी हो, हर कोई मोदी जी से मोहब्बत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करते हैं। और हमारी महायुति, हमारी जो युति है वो युति एक देश को दिशा देने के दिशा में काम कर रही है, देश का डेवलपमेंट कर रही है। और उस वजह से जनता का भरोसा जो है वो डट के अभी बीजेपी पे है, और बीजेपी के साथ जो गठबंधन है उसके ऊपर है। मधुकर जी, जो मिलिंद जी ने हवा का रुख देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि पाला बदला है, लेकिन वो पाला भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बदला है। तो वहां पर जो एक अक्षय जैन का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए केवल उन्होंने पाला बदला है, इसे आप कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे? हम तो इतना ही चाहते हैं कि हमें महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं उसमें से 45 सीट जीतना है, और उस दिशा में कि कोई भी नेता हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े या हमारे गठबंधन के साथ जुड़े, फाइनली हमारा सरकार में आना और मोदी जी के हाथ मजबूत करना और देश का विकास करना, ये हमारा संकल्प है, वो पूरा करना है। हम इस दिशा में देखते हैं, और ये कार्य में जो कोई आता है वो बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के गठबंधन के पार्टियों के साथ आए, उस हर एक व्यक्ति का, हर एक नेता का हम स्वागत करते हैं।
अच्छा अक्षय जी, आप देखिए सभी लोगों ने जो चीज़ें बोली वो आपके सामने है। एक बात यह है, बहुत छोटी सी बात है, आपने खुद ही कहा कि वो सांसद रहे, मंत्री रहे, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे और भी जगह चेहरे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जतिन प्रसाद, आरपी सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। वो युवा चेहरे थे जो राहुल गांधी की कोर टीम कहे जाते थे। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो लोग छोड़कर चले जाते हैं और आप फिर बोलते हैं कि इनके पास इनका कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद नहीं है तो वहाँ पर नज़ारे भी सामने हैं, ग्वालियर के अंदर भी सामने हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी सामने हैं। कहीं तो आत्ममंथन की आवश्यकता है। अक्षय जी। संजय जी, इसमें आपको मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा हाँ कि आपने जो नाम लिए हैं, हाँ हर जगह का हर किसी का कैलकुलेटिव एक अलग होगा। किसी के ऊपर ईडी का इंक्वायरी है, किसी के ऊपर इनकम टैक्स का इंक्वायरी होता है, और आने के बाद क्लियर चिट मिल जाता है आपको। ठीक है, अब वो मैं आपको एक टॉपिक को थोड़ा ये करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, 2014 में जो चुनाव हुए थे, उस वक्त का जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की ओर से जो था, वो ऐसा था कि बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद भ्रष्टाचार, काला धन, 2G घोटाला, राष्ट्रकुल घोटाला, इन सब की बात हो रही थी। आज 2024 के चुनाव में मुझे आप बताइए कौन से टीवी चैनल पे, कौन से अखबारों में इन सब मुद्दे की बात होती है। आज हमारा जो नैरेटिव है वो एक और जा रहा है, और एक कास्ट पोलराइजेशन, रिलीजन पोलराइजेशन के ऊपर आज हम लोग जा चुके हैं। अच्छा तो अक्षय यही जी चीज जो है हर बार यहाँ एक टॉपिक को आपको चेंज आपको मैं करना, टोक रहा हूँ, डाइवर्ट करना। एक आप ही से ले रहा हूँ। अक्षय जी, आपके प्रवक्ता लगभग हर चैनल के ऊपर बैठते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नहीं बुलाता, और आप हर चैनल पर इस बात को बोलते भी हैं कि भ्रष्टाचार भी है, यहाँ पर बेरोजगारी भी है, सारी चीजें हैं। तो कौन मना करता है आपको, कौन नहीं दिखाता आपको? आप जो कह रहे हैं कि नैरेटिव जो है वो मीडिया ने बदल दिया, कहाँ बदल दिया भाई? आप तो बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना। आप बताइए, आपको नहीं बोलने दिया जा रहा? ऐसी हर जगह बोल रहे हैं। हाँ, जनता नहीं समझ पा रही, तो इस पे आत्ममंथन किसको करना चाहिए अक्षय जी? क्या मीडिया करे इस पर भी आत्ममंथन? चलो मैं आपको इस पे सवाल करता हूँ। 24 घंटे मीडिया, अपना 24 घंटा चैनल चलता है। हाँ। 24 घंटे में अपना डिबेट शो होगा, चर्चा होगी, वो 1, 2, 3 घंटे के ऊपर नहीं चलता होगा, 4 घंटे के ऊपर नहीं चलता होगा। हाँ। बाकी के 20 घंटे का जो नैरेटिव जो चलाया जाता है मीडिया की ओर से, यदि आप उसको ऑब्जर्व करोगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की। जैसे आज किसी के पास हिम्मत नहीं है, कोई नेता हो, कोई बाकी लीडर्स हो, कोई मीडिया हाउसेस हो, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, ये इन जनरल की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सारी चीजें जो अभी ऑन कैमरा बोलना भी सही नहीं रहेगा, या आपको भी दिक्कत हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन चलो, बात क्या है इसमें, लेकिन आप आत्ममंथन नहीं करेंगे। आपका कहना यह है कि हर कोई जा रहा है, वो जबरदस्ती जा रहा है। नहीं, देखिए अभी ऐसा है कि मैं कुछ नेताओं का नाम लेना चाहूंगा। जैसे सपोज कांग्रेस के हो, शिवसेना के और एनसीपी के हो, कुछ नेताओं ने जेल जब काट ली, जेल में जाके आए, 1-1 साल 6 महीना रह के आए, वो लोग डरे नहीं। राहुल जी ने जो कहा था, जिनकी हमें जो लोग डर रहे हैं वो लोग बाहर निकल जाइए, हमें उनकी जरूरत नहीं है। चलिए, मतलब राहुल जी ने कहा इसलिए सब लोग चले गए, वो डर के मारे गए हैं। रितेंद्र माथुर जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब जरा सब लोगों को उन्होंने सुना, अब उनसे जरा बात करते हैं। माथुर साहब, देखिए कांग्रेस का कहना हर बार यही होता है, जब कोई छोड़कर जाता है तो ये कहते हैं कि वो डर गया है, या उसका कोई वजूद नहीं है, या उसको कोई आदत उस तरीके की है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी कमियां कांग्रेस को लगती है। लेकिन जब बात यहाँ ये होती है, या फिर एक सवाल और वहाँ रहता है कि मीडिया मैनेजमेंट है, सब मीडिया का एक रचा हुआ एक चक्रव्यूह है जिसके अंदर ये सब होता है। लेकिन अगर आप देखें कि लगातार कांग्रेस को ये चुनौती मिल रही है, जो युवा वर्ग है उसका, और सारे युवा हैं, अगर आप देखें ये जो युवा गए हैं, वो कौन से कारण हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर से युवा प्लान कर रहा है, मतलब कि जा रहा है। और महाराष्ट्र में अगर जो अभी का अगर आप देखें कि ठीक है ये कुछ भी कहें, लेकिन मिलिंद देवड़ा एक बड़ा नाम है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माथुर साहब, इस पूरे एंगल को आप कैसे देखेंगे और कैसे बताएंगे इसे? जी, मैं इसमें एक पहली बात यहाँ से शुरू करूंगा जी। कि वो जो मिलिंद देवड़ा है, जिस क्षेत्र से सांसद हैं, वो मुंबई का दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण मुंबई कहलाता है। दक्षिण मुंबई जो है पूरी तरह व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी, सब धीरू भाई अंबानी भी वहीं रहे हैं, मुकेश अंबानी का भी घर है वहाँ पे, अभी भी सब उनका सिलेंडर लेना है, और बाकी सारे बड़े व्यापारी वही हैं। तो इस समय जो मिलिंद देवड़ा की जो पकड़ थी उसी व्यापारिक वर्ग में थी, क्योंकि उनके पिताजी बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे और कांग्रेस के एक तरीके से ट्रेजरर जैसे ही थे वो। तो ये सब चीजें होकर उस पूरे वर्ग में जो इस समय अभी विकास का जो दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे ज्यादा लाभ जो है व्यापारी वर्ग ले रहा है। तो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए वो मिलिंद जी हैं।
तो मिलिंद जी इस समय अपना वो रूप दिखाना चाहते हैं कि मेरा संपर्क वहां पे बने, और संपर्क जो है उसका लाभ लेंगे, वो जो लाभ मिलेगा। अब उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की, शिंदे जी का गुट को ज्वाइन किया, क्यों वो कांग्रेस बीजेपी में नहीं आए? क्योंकि क्या है कि उस क्षेत्र के अंदर पहले उन्होंने बीजेपी की नेता जो श्रीमती जयवंतीबेन मेहता थी, उनको 2 बार हराया उन्होंने, 1 बार हराया, और लास्ट टाइम जो इलेक्शन में जीते वो लाख वोट से जीते थे। पिछली बार 10,000 वोट से जीते थे पहले टाइम 2009 में, अगली लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ उसमें वो 1 लाख वोटों से ऊपर से जीते, और केंद्र में मंत्री वगैरह रहे। 2012 में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, और इस तरीके से उनका जो थी वो पकड़ उस क्षेत्र में, उस वर्ग में पकड़ है। अब ये सोचे कि छोटे छोटे कार्यक्रम में आए, जैसे इनके जो भाई जगताप हैं, वो कांग्रेस के भाई जगताप, वो साधा, क्योंकि वो मजदूर नेता हैं, तो भाई मजदूर नेता हर वर्ग में जाता है और दूसरे नेता जाते हैं, पर ये बड़े किस्म के नेता थे, इनको रखा भी इसीलिए लिया था कि आर्थिक रूप से पार्टी के लिए मदद करें और दूसरे व्यापारिक वर्ग में संपर्क रखें, तो उस लॉबी में उनकी पकड़ है। तो ये कहना कि वो किसी काम के नहीं, ये नहीं कह सकते आप। एक बात ये हुई। दूसरी बात ऐसा है कि उनका जिस वर्ग में पकड़ है वो है, आप कहोगे कांग्रेस के लिए अनफिट थे, तो अब ऐसा है आपको जो छोड़ देगा तो आपको कहना ही पड़ेगा कि हमारे लिए अनफिट है। तो वैसे तो बहुत सारे नेता आपने जैसे नाम गिनाए सबके, तो सब अनफिट है, तो नहीं कह सकते, सब अपनी जगह फिट थे, आज भी फिट है वो, और उन्हीं का उपयोग इस वर्ग में किया जाएगा, पर दूसरी पार्टी यूज करेंगी उनको। अच्छा, अब जैसे वहाँ पे अरविंद सावंत जी हैं जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, संसद में एक अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं और अच्छा बोलते हैं संसद में, जो अपने पार्टी पक्ष में बहुत तेज बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। आप इस समय कैसा है कि उनके सामने वो करेंगे, तो उनके सामने बेशक उन्होंने एक कमजोर पक्ष आदमी खड़ा किया जो बोलता वक्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो मिलिंद देवड़ा एक अच्छे वक्ता नहीं है, ये विशुद्ध रूप से कह सकते हैं। सामने अरविंद सावंत के सामने वो बिल्कुल कमजोर वक्ता है, ये कहना माना जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं भी स्पष्ट रूप से बोलूंगा। तो ये चीज पर ऐसा है कि व्यक्ति की पकड़ एक चीज, दूसरा जो वातावरण इस समय चल रहा है उसके अंदर दोनों चीजें देखकर वो लाभ ले सकते हैं। अब शिवसेना उन्हें मैदान में उतारेगी कि नहीं उतारेगी, ये पार्टी का और युति का निर्णय होगा, जो हम नहीं कह सकते आज। अब कल क्या होगा, क्या करेंगे, ये मालूम नहीं है, ये नहीं कह सकते हम। पर माथुर साहब, आपको लगता है कि शिवसेना गुट जो शिंदे गुट है उसे इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा, मतलब और जगह भी लाभ मिलेगा? क्योंकि लाभ और भी बहुत सारे अलग अलग किस्म के होते हैं भाई, पार्टी को चलाने के लिए एक मजबूत टीम भी चाहिए होती है ना माथुर साहब? जी बिल्कुल 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 चाहिए होती है, और साथ में एक वर्ग होता है, जैसे वो कहते हैं एक कूल ड्यूड वर्ग होता है, जो हमारे देश में एक यंग लड़कों का ग्रुप है, वो मिलिंद देवड़ा के साथ है। लास्ट टाइम के इलेक्शन में उन्होंने नाच कूद के इलेक्शन जीत लिया था, मतलब लड़कों ने मोहल्ले में लड़के लड़कियों ने डांस गाने करके और अपना इलेक्शन जीत लिया था। मतलब एक पहला इलेक्शन में कहूंगा कि जो ऐसा था कि जो कहते हैं बच्चे नाचते कूदते बच्चों को वोट दे दिया लोगों ने। अब ऐसे स्थिति के अंदर उस वर्ग में तो उनकी पकड़ है, तो अच्छा उस वर्ग के भी हर पार्टी को वोट चाहिए, ऐसा नहीं कि उस यंग जनरेशन के वोट नहीं चाहिए, चाहिए। यंग जनरेशन के सामने भी ये कि चलो अगर वो आए हैं तो उस वर्ग में भी उनकी पेट पहुंचेगी। अच्छा माथुर साहब, आप एक चीज देखिए कि शिंदे गुट धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, मतलब ये लगातार बात हो रही थी भाई, शिवसेना ठीक है, शिवसेना भी अपनी जगह है, और ऐसा नहीं है कि शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति में कोई इग्नोर करे, लेकिन धीरे धीरे कर शिंदे गुट ने भी अपनी पहचान बनाई है। अगर मिलिंद देवड़ा जैसे नेता शिंदे गुट को चुन रहे हैं तो यानी कि कुछ तो है। बिल्कुल है माथुर साहब, बिल्कुल है, और वो समझ रहे हैं कि भविष्य के अंदर 2 फायदे हैं ना, एक तो बीजेपी के नजदीक आ जाते हैं शिंदे गुट के साथ जाने के कारण, और वो जान रहे हैं कि व्यापारी वर्ग के व्यक्ति इतने समझते हैं, व्यापार आगे भविष्य देखते हैं कि आगे भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से भाजपा के संपर्क में आ जाते हैं, जो सीधे अगर पार्टी में होते तो भी वो उसी ढंग से आते हैं, और अब इस पार्टी के माध्यम से भी उतने नजदीक आ जाएंगे। अच्छा, तो व्यापारिक संबंध ये भी तो हो सकता था कि भाई एनसीपी ज्वाइन कर लेते। हाँ नहीं, अब एनसीपी इस समय एक ऐसी स्थिति में है कि एनसीपी की स्थिति भी, अब अगर वो एनसीपी के अंदर जाते हैं तो उनको फिर अजीत पवार साहब के हाथ में खेलना पड़ता, जो आदेश देते वैसा करना पड़ता। इसलिए उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया। पार्टी का ढांचा वैसा ही है, पर उनके शिवसेना के अंदर उनके पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे। मिलिंद देवड़ा जी मुरली देवड़ा जी जब जीवित थे, उनके बाला साहब ठाकरे से बहुत अच्छे संबंध थे, और शिवसेना में उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो उद्धव ठाकरे गुट जो है उस पर ही पूरे परिवार में उनका अच्छा पकड़ थी, पहुंच थी। तो अब ये स्थिति का भी वो बच्चे को लाभ मिलेगा, उन्हीं की जगह तो फायदा उठा रहा बच्चा। तो आपको लगता है माथुर साहब कि जो मुंबई के अब जो समीकरण है इनके आने के बाद कहीं ना कहीं जो शिवसेना शिंदे गुट है वो मजबूत हुआ होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर मजबूत, आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, और एक क्षेत्र में अंदर भी मजबूती आएगी उसके अंदर। इससे हो सकता है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो अगर मान लीजिए कभी भी नगर परिषद महानगर पालिका के चुनाव भी हुए तो इसमें प्रभाव पड़ेगा, उसमें व्यापारी वर्ग का प्रभाव पड़ेगा, तो छोटे छोटे व्यापारियों का सहयोग होता है उसमें। हाँ नहीं बिल्कुल। अक्षय जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जल्दी से बोलिएगा, मैं फिर अभिजीत सिटिंग एमपी जो है दानिश अली जी, सिटिंग एमपी दानिश अली जी जब कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं या वो चर्चा हो रही है तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई डिबेट नहीं होता है उसके ऊपर, बहुत
ज्यादा कोई स्पेस हमें कांग्रेस पार्टी को दी नहीं जाती। बट एक्स एमपी जो पिछले 10 सालों से दोनों चुनाव में लाखों वोटों से, हजारों नहीं लाखों वोटों से हारे हुए हैं, लेकिन वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये जो हिपोक्रेसी जो है, ये जिस तरीके से की जाती है, उसको हम लोगों का विरोध है। तो ये बहुत बड़ा, इस चीज को महत्व देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है, और इसके ऊपर ज्यादा चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। प्राइम टाइम में आप दिखा रहे हो कांग्रेस चलिए पार्टी अभिजीत भारत बोराटे जोड़ो जी, न्याय यात्रा, देखिए कुछ भी इसको नहीं प्राइम टाइम में है, जगह बार नहीं बार मिलती यही है। कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा एक इशू नहीं है, और जो भी है वो सामने है, उनको तो केवल चुनाव लड़ने के लिए जाना है, 10 साल से सक्रिय नहीं है, फिर वही बात है जी। यानी वो दोनों चुनाव जो थे, वो पिछले 14 का और 19 का लाखों वोटों से बोराटे हारे। जी। तो अभिजीत इसमें जी ऐसा बोलिए। नहीं- हाँ कांग्रेस के जो भी हाई कमांड जो लीडर है, मतलब राहुल जी गांधी से लेके बिल्कुल ब्लॉक अध्यक्ष तक, जो भी कांग्रेस छोड़ रहा है उनको बोल रहे हैं कि यार वो अच्छा नहीं था, वो काम नहीं कर रहा था, वो ज्यादा सक्रिय नहीं था। लेकिन मिलिंद देवरा जो शिवसेना में आए हैं, वो अभी एक पहला चेहरा है। आगे के कुछ महीने में लगभग कम से कम 1 डजन कांग्रेस नेता है, जो नेता बहुत बड़े नेता है, वो शिंदेगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के राज्य के जो भी मुख्यमंत्री है आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उनका जो काम का जो स्पीड चल रहा है, वो स्पीड को अभी कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, कांग्रेस रहने दो या विपक्ष का कोई भी दल रहने दो। तो बात बिल्कुल क्लियर है, आने वाले समय में कांग्रेस के अभी है देवरा साहब तो एक है, लगभग 1 डजन लीडर कांग्रेस के सिंधेगढ़ में आने वाले हैं। तो बाद में अक्षय जी आप क्या बोलेंगे कि वो बाकी के नेता भी कुछ काम के नहीं थे, वो इसके लिए वो हमारे पार्टी छोड़ के आगे के पार्टी में चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। अभी क्या है, कांग्रेस की राजनीति का बात खत्म होने वाली है। मतलब जो विचारधारा बोल रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस को कोई भी विचारधारा नहीं है। कांग्रेस एक करप्टेड पार्टी है, और अभी करप्टेड पार्टी के साथ कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि देश का रुख बदल रहा है। आगे के लगभग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कम से कम 25 साल, मतलब 5 टर्म आगे का जो भी है, वो हिंदुत्ववादी सरकार रहेगी। इसमें कोई हमें प्रॉब्लम या इसमें कोई मधुकर शंका जी नहीं। आप कुछ बोलना चाहते, बोलिए मधुकर जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, कांग्रेस वाले इस बात को अभी तक समझ नहीं रहे, मान भी नहीं रहे कि युवा वर्ग जो है और युवा नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो उनसे छोड़ के अभी विकास की धारा में निकल चुका है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, ये 10 साल सक्रिय नहीं थे या 2 बार हारे थे, लेकिन अगर आप देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी के साथ जुड़े हैं, क्या ये सक्रिय नेता नहीं थे कि या बड़े कद के नेता? आज ये बड़े कद के, इतने ऊंचे बड़े कद के नेता है, उन्होंने भी विकास की धारा चुनी है, मोदी जी के नेतृत्व में आए, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस को ये अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो मान नहीं रही है कि उनकी विचारधारा जो है, कांग्रेस की करप्ट जो राजनीति थी, और लोगों ने देखा कि हर आए दिन करप्शन की जो बातें चलती थी कांग्रेस के सरकार के समय, आज पिछले 9-10 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश ने एक साफ सुथरी सरकार देखी, एक स्ट्रांग, मजबूत और देश को आश्वस्त करने वाली सरकार देखी है। और इसलिए सारा युवा वर्ग हो या सब देश का नागरिक, हमें भारतीय जनता मतलब आपको पार्टी लगता है कि असर पड़ेगा, मिलिंद देवड़ा का असर पड़ेगा, आपको भी लगता है? 100% पड़ेगा जी, युवा नेता उनका है भी और अपना बड़ा योगदान है राजनीति में, उनके पिताजी का बड़ा योगदान रहा है, और वो भी मुंबई में बड़े कद के नेता है, और डेफिनेटली उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, उनका एक जनाधार है, उसका नेचुरली हमारे अलायंस को फायदा होगा। नहीं चलिए बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्षय जी एक और बात है जो बड़ी बात है, क्योंकि समय तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि बसपा ने भी गठबंधन में आने से मना कर दिया। तो कुछ कारण है ऐसे कि जो अभी शायद कांग्रेस को समझ नहीं आ रहे, उन पर मंथन करना चाहिए, और मंथन करने का काम मीडिया का नहीं है, ये दलों का काम है। आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन को अपनी गतिविधियां तेज करनी पड़ेगी। वहीं बसपा ने भी जिस तरीके से कहा है, वो भी एक बड़ा धक्का इंडिया गठबंधन के लिए है। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो ऐसा नहीं है कि मिलिंद देवड़ा को आप एक सिरे से नकार सकें। मिलिंद देवड़ा भी अपने आप में एक फैक्टर है। देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।